वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 9 मई 2023। आज की क्लास में हम मई महीने के फर्स्ट वीक 1 से 8 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ जहां पर भी किसी देश, किसी राज्य या किसी विशेष स्थान की बात आएगी, हम उसको भी मानचित्र की सहायता से उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और उसके आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी का आंकलन करें। क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जीके और कलेक्शन पर अब से आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास समय समय पर मिलती रहेगी। हर माह में 4 क्लासें 7-7 दिन के अंतराल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के 4 प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो के अंत में एक चैलेंज क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए के मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनसे पहले कौन थे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष? तो इनसे पहले हैं के एन व्यास। ऑप्शन ए है जो के एन व्यास, इनसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। इनके बाद ए के मोहंती। अच्छा, जो ऑप्शन बी है सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती को LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। चलिए जानते हैं ए के मोहंती के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ए के मोहंती। इनका पूरा नाम है अजीत कुमार मोहंती, जो कि एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। डॉक्टर ए के मोहंती अब भारत के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख और गैर सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की खोज के लिए जिम्मेवार होंगे। अजीत कुमार मोहंती को 66 वर्ष की आयु तक, यानी 10/10/2025 तक या अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। अच्छा, आयुष्मान भारत दिवस के बारे में और जानकारी लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भी कहा जाता है, सितंबर 2018 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10.74 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा 1 मई 2023 को राज्य निर्माण की याद में राज्य दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया गया है। वर्ष 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद महाराष्ट्र राज्य के निर्माण की याद में हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह कानून 1 मई 1960 को लागू हुआ और इस प्रकार यह दिन महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र दिवस एक मान्यता प्राप्त राज्य अवकाश है,
इस दिन समस्त राजकीय कार्यालयों में अवकाश होता है। अच्छा, हमने महाराष्ट्र की बात की है, तो ये आप भारत का मानचित्र देख पा रहे हैं और मानचित्र में यहाँ पर आपको रेड एरो दिख रहा है, तो ये रहा महाराष्ट्र। ये इस प्रकार से महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल अरब सागर के तट पर, ये यहाँ पर। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में एकनाथ शिंदे है, उप मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, राजधानी मुंबई है। राज्यपाल जो हैं रमेश बैस हैं और महाराष्ट्र में जिलों की जो संख्या है वो 36 है। इतनी बातें हैं जो कि आप महाराष्ट्र से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पशु दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 30 अप्रैल को। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विश्व पशु दिवस मनाने का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 की थीम है पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को संरक्षण भंडार के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात 12 के सोरसेन को, जोधपुर के खिंसन को और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को। इन तीनों स्थानों को राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में संरक्षण भंडार के रूप में घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों को संरक्षण भंडार के रूप में घोषित करने का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा एवं उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे के भुगतान कार्डों रुपए और मीर को स्वीकार करने की संभावना की जांच पर सहमति जताई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। जानते हैं पूरी जानकारी। भारत और रूस ने एक दूसरे के भुगतान कार्ड रुपए और मीर, रुपए है जो भारत का भुगतान कार्ड है और मीर जो है वो रूस का भुगतान कार्ड है, को स्वीकार करने की संभावना की जांच करने के लिए सहमति जताई है। यह फैसला भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आंतरिक सरकारी आयोग की नवीनतम बैठक में लिया गया था। अच्छा, हमने रूस की बात की है, तो रेड एरो देख पा रहे हैं आप, ये विश्व के नक्शे में यहाँ पर रूस है। तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रूस की करेंसी जो है वो रूबल है। राष्ट्रपति जो वर्तमान में रूस के हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री जो हैं दिमित्री मेदवेदेव हैं रूस के प्रधानमंत्री। तो ये है रूस से महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन में शामिल होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2027 में। वर्ष 2027 में भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन में शामिल होगा। भारत ने यह घोषणा की है कि वह 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्सिया और दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों
टैग में भाग लेगा। यह फैसला नई दिल्ली में हुए नागरिक उड़ान मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। भारतीय मंत्रालय ने कहा है कि इससे भारत जैसे विकासशील देशों की एयरलाइनों को अधिक विकास करने के लिए समय मिल सकेगा, ताकि उन्हें कोर्सिया के कारण किसी भी प्रतिकूल वित्तीय परिणामों का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति एस शिवगनानम हैं जो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम का जन्म 16 सितंबर 1963 को हुआ था। उन्होंने सितंबर 1986 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्हें 31 मार्च 2009 को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 29 मार्च 2011 को स्थायी न्यायाधीश बने तथा अक्टूबर 2021 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये थी न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनानम से महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास कब से कब तक चलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 मई से 8 मई तक। आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो है वो 2 मई से 8 मई तक चलेगा। भारतीय नौसेना के जहाज सतपुरा और दिल्ली, जिनका नेतृत्व फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरडीएम गुरचरण सिंह कर रहे हैं। भारतीय जहाज 1 मई 2023 को सिंगापुर पहुंचे, जहां वे आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 के उद्घाटन में भाग लेंगे। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करना है। अच्छा, हमने इस प्रश्न में सिंगापुर की बात की है, तो आप मानचित्र में सिंगापुर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। रेड एरो जहां पर दिख रहा है आपको, ये यहां पर, तो ये सिंगापुर है। तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर नगर है। सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति सेलपन रामनाथन है। यहाँ पर ये हो गया रामनाथन, कर लो रामनाथन। और प्रधानमंत्री जो है वो ली शियन लॉन्ग है। तो ये थी सिंगापुर से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का निधन हो गया है। उनकी उम्र कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब वर्तमान में उनकी जो उम्र थी वो 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का निधन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो गया है। 14 अप्रैल 1934 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में माणिक्यलाल गांधी और सुशीला मशरूवाला के घर जन्मे अरुण गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दादा के नक्शे कदम पर चले। अरुण गांधी अहिंसा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अरुण गांधी वर्ष 1946 में 12 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से अपने दादा के साथ भारत वापस आए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का
निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 इन कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया है, जिनमें कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रारंभिक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य विषयों जैसे कोडिंग, वित्तीय साक्षरता और डेटा विज्ञान को पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 के छात्रों को उचित चिकित्सा भंडारण के बारे में पढ़ाया जाएगा, जबकि कक्षा 8 के छात्र डेटा विज्ञान के बारे में सीखेंगे। CBSE ने छात्रों के बीच कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI सहित 33 विषयों को सूचीबद्ध किया है। इन विषयों में ऑगमेंटेड रियलिटी, कश्मीरी कढ़ाई, उपग्रहों के अनुप्रयोग, मानवता और कोविड-19 जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विवाद से विश्वास जो योजना है वो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य महामारी से प्रभावित उद्यमियों को राहत प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और सरकारी उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए परिसमापना क्षति को वापस करके राहत प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम के प्रयोजन को वर्ष 2023 से वर्ष 2033 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा ने। ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों, सीनियर और जूनियर के लिए प्रयोजन को 2023 से 2033 तक 10 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। अच्छा, हमने इस प्रश्न में ओडिशा की बात की है, तो आप रेड एरो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर भारत के मानचित्र में ओडिशा है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में नवीन पटनायक हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये यहाँ पर तट पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर भुवनेश्वर है। और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। ओडिशा में जो वर्तमान में ज़िले हैं, ज़िलों की संख्या ओडिशा के 30 है। तो इस प्रकार से हम ओडिशा के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजय बंगा को। अजय बंगा को। अच्छा, ऑप्शन जो ए है शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में RBI के अध्यक्ष हैं। RBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? शक्तिकांत दास। ऑप्शन बी है जो अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य पहली महिला RBI अध्यक्ष, पहली महिला RBI अध्यक्ष कौन थी? अरुंधति भट्टाचार्य। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है? तो वर्तमान में ICIC के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ICICI के अध्यक्ष कौन हैं? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो हमने बात की है अजय बंगा की। अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जानते हैं अजय बंगा के बारे में। और तो ये आप देख पा रहे हैं अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा को आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय बोर्ड ने अजय बंगा को 5 साल की अवधि के लिए चुना
जो पहले मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस पद के लिए अजय बंगा का नामांकन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी में किया था। अच्छा, इसमें विश्व बैंक की बात हुई है तो हम विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस हैं। वर्तमान सीईओ हैं जो अंशुला कांत हैं। तो ये थी विश्व बैंक से सामान्य जानकारी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की है जिसे गीता कर्मिकुला बीमा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेलंगाना। टोडी टैपर्स क्या होता है? टोडी एक खेती है जो ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से होता है और इसकी जो फल होते हैं बहुत ऊपर लगते हैं। तो टैपर्स जो होते हैं उनको उतारने वाले तो जानते हैं। यह योजना किसानों के लिए राइतू बीमा योजना के समान है और इसका उद्देश्य टोडी के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खेतों में ताड़ के पेड़ों से टोडी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। नई योजना के तहत मृतक टोडी टैपर्स के परिवार के सदस्यों के खाते में सीधे 5 लाख रुपए की राशि जमा कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन की राशि देने की घोषणा की है। 18 वर्ष की अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। यह निर्णय 3 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था। अच्छा, हमने हिमाचल प्रदेश की बात की है तो रेड एरो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर भारत के नक्शे में, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है वो 33 है। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। हिमाचल प्रदेश के जो जिलों की संख्या है वो 12 है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 3 मंडल हैं, ये आप याद रख लें। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12 और 3 मंडल हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय नवाचार विनिर्माण सर्वेक्षण में सबसे अभिनव राज्य का स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक को। कर्नाटक को राष्ट्रीय नवाचार विनिर्माण सर्वेक्षण में सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। जानते हैं, और विनिर्माण फर्मों के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कर्नाटक कुल मिलाकर सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु है। मई माह की शुरुआत में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-2022 में यह पाया गया है कि विनिर्माण में पूर्वोत्तर राज्यों असम को छोड़कर में सबसे कम है। इसके बाद बिहार है। अर्थात जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें नवाचार जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वे असम को छोड़कर सबसे कम हैं और दूसरे नंबर पर हैं जो वो बिहार हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमने इसमें कर्नाटक की बात की है तो आप रेड एरो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कर्नाटक है और कर्नाटक की जो राजधानी है ये आप देख पा रहे हैं
बेंगलुरु है। और कर्नाटक की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल जो हैं थावरचंद गहलोत हैं। वर्तमान में कर्नाटक के जो जिलों की संख्या है वो 31 है। तो ये थी कर्नाटक से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने एसीसी पुरुष प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। ऑप्शन डी, नेपाल ने हाल ही में एसीसी पुरुष प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेपाल ने एसीसी पुरुष प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रोहित पौडेल की अगुवाई वाली टीम ने कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में 2 दिन तक खेले गए फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 7 विकेट से हराया। अच्छा, हमने यहाँ पर नेपाल की बात की है, तो ये आप रेड एरो देख पा रहे हैं, ये भारत के उत्तरी छोर में, ये यहाँ पर नेपाल है। तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। नेपाल की करेंसी जो है रुपया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल है। तो ये थी नेपाल से सामान्य जानकारी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 6 मई 2023 को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, मैस्कॉट, जर्सी और एंथम को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का संचालन किशोर विभाग और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खेल के बुनियादी ढांचे का विकास और उन्नयन करना, खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना, खेल इंडिया केंद्रों और खेल अकादमियों की स्थापना करना, फिट इंडिया आंदोलन को प्रोत्साहित करना, खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना। इस योजना का अंतिम लक्ष्य सभी के लिए खेल और उत्कृष्टता के लिए खेल को बढ़ावा देना है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कर ले आप सही, अनावरण किस देश में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है, कहाँ पर? मॉरिशस में। जानते हैं पूरी जानकारी। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिमा है मॉरिशस में। तो जिसका महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मॉरिशस में अनावरण किया और जोर देकर कहा कि आज हमारा अस्तित्व जो है वो शिवाजी महाराज का ऋणी है। उन्होंने एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए मॉरिशस को 44 मिलियन रुपयों का अनुदान और 10 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का भी वादा किया है। उद्घाटन के समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के सदस्यों ने भी भाग लिया था। अच्छा, हमने मॉरिशस की बात की है, तो ये आप देख पा रहे हैं रेड एरो, ये यहाँ पर मॉरिशस है। विश्व के नक्शे में ये यहाँ पर मॉरिशस है। तो मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुई है। मॉरिशस की करेंसी जो है मॉरिशस रुपया है। राष्ट्रपति जो मॉरिशस के हैं वो पृथ्वी राजिंग रुपुन हैं। प्रधानमंत्री जो हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। तो ये थी मॉरिशस से संबंधित सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने पहली बार किस देश के साथ अपने आर्थिक और सामाजिक संबंध बढ़ाए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी, बांग्लादेश।
एनटीपीसी के बारे में और जानते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी समूह ने अपनी स्थापित क्षमता बढ़ाकर 72,304 मेगावाट कर बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्दी में बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट MSTPP की 660 मेगावाट यूनिट का हालिया एकीकरण शामिल है, जो एनटीपीसी की पहली विदेशी क्षमता वृद्धि को चिन्हित करता है। जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी की जो स्थापना है सन 1975 में की गई थी। मुख्यालय जो इसका है वो नई दिल्ली भारत में है। क्षमता जो है 72,304 मेगावाट है और प्रबंधक निदेशक जो हैं गुरदीप सिंह वर्ष 2016 से हैं। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। तो ये आप एनटीपीसी सामान्य जानकारी है, इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें हमने बांग्लादेश की बात की है तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। विश्व के नक्शे में आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भारत के जो है यहाँ पर, तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। करेंसी जो है वो टका है। राष्ट्रपति जो बांग्लादेश के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो शेख हसीना है। तो ये थी बांग्लादेश से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका की दूरसंचार कंपनी डायलॉग एक्सेटा व मलेशियाई एक्सेटा की सहायक कंपनी ने भारत की किस दूरसंचार कंपनी के साथ श्रीलंकाई सहायक कंपनियों के विलय के लिए बाध्यकारी शर्त पत्र जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एयरटेल। ऑप्शन बी एयरटेल ने। फैक्ट जानते हैं, डायलॉग एक्सेटा की श्रीलंका का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदाता है। इस विलय से एयरटेल को श्रीलंका में एक बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान करने और देश में अपनी नेटवर्क कवरेज और ग्राहक सेवा क्षमताओं को बढ़ाने की उम्मीद है। दूसरी ओर संवाद और दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं में एयरटेल की वैश्विक विशेषज्ञता से लाभ होने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.8% थी, जो अप्रैल 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8.11%। कितनी हो गई है? 8.11%। जानते हैं पूरी जानकारी। रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर 8.11% पर पहुंच गई है। इस अवधि में शहरी बेरोजगारी 8.51% से बढ़कर 9.81% हो गई है। ग्रामीण बेरोजगारी अप्रैल में मामूली रूप से घटकर 7.34% रह गई है, जो मार्च 2023 में 7.47% थी। अच्छा, इसमें हमने भारत की बात की है तो भारत जो हमारा देश है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। राष्ट्रपति जो भारत के हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। और इसके साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है। तो भारत की जब भी बात आएगी तो हम ये सब सारी चीज़ें बार बार भारत के बारे में रिपीट करते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई और अन्य किस बैंक ने G20 के स्प्रिंट 2023 के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी BIS अर्थात बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर सेटलमेंट, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जानते हैं पूरी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS
BIS ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक वैश्विक प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अभिनव प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार भुगतान में सुधार करना है। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में। तो जो इसकी स्थापना है वो 17 मई 1930 को हुई है। इसका उद्देश्य है केंद्रीय बैंकों का सहयोग करना। मुख्यालय बासेल स्विट्जरलैंड में है। सदस्य बैंक जो हैं वो 63 हैं और इसमें जो कर्मचारियों की संख्या है वो 1300 है। तो ये थी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी जो हैं वो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। ऑप्शन बी, गोवा। जानते हैं हेरिटेज फेस्टिवल 2023 के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने उत्तर गोवा के सालिगा में 28 से 30 अप्रैल 2023 को हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित किया। यह उत्सव राज्य के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जहां राज्य की परंपराएं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इस उत्सव में हेरिटेज वॉक, खाने की चटनियां, संगीत शो और अन्य विभिन्न प्रदर्शन शामिल होंगे। तो ये थी हेरिटेज फेस्टिवल से सामान्य जानकारी। अच्छा, हमने इसमें गोवा की बात की है, तो रेड एरो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाओं पर ये गोवा है। तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है और गोवा के जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन हैं। PS श्रीधरन है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा में जो जिलों की संख्या है वो 2 है और गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ये आप याद रखें, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जबकि सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है कितने नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। कितने? 157 नर्सिंग कॉलेज। हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप में। कहाँ पर हुई है? लक्षद्वीप में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, हमने लक्षद्वीप के बारे में बात की है, तो लक्षद्वीप के बारे में जानकारी लेते हैं। मैप में देखें तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड एरो, ये यहाँ पर लक्षद्वीप है अरब सागर में। तो इसकी जो राजधानी है वो क्वारती है और प्रशासक जो हैं इसके वो दिनेश्वर शर्मा है। जिले इसमें 1 हैं। लक्षद्वीप जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो इनके जो प्रशासक हैं वो दिनेश्वर शर्मा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह जो हैं वो हाल ही में मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। अच्छा, हमने मालदीव के बारे में बात की है, तो मानचित्र में आप देख पा रहे हैं मालदीव ये यहाँ पर है, रेड एरो दिख रहा है आपको। तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। राष्ट्रपति जो है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। करेंसी जो है मालदीवी रुपया है। मालदीव रुपया है। तो ये थी मालदीव से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में
वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर आजम। बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, जो कि हाल ही में सबसे कम पारियों में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक ट्वीट के लिए माफी मांगी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन ने। ऑप्शन सी, यूक्रेन ने। जानते हैं पूरी जानकारी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय को हिंदू देवी काली को विकृत तरीके से चित्रित करने वाले एक आपत्तिजनक ट्वीट को पोस्ट करने के बाद ऑनलाइन प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। बाद में ट्वीट को हटा दिया गया और उप विदेश मंत्री एमीन जापारोवा, ये आप देख पा रहे हैं जो एमीन जापारोवा ने माफी मांगी। आपत्तिजनक ट्वीट 30 अप्रैल को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी कलाकार मैक्सिम प्लेंको द्वारा अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो व मां काली के मिलते जुलते विवरण के साथ एक ट्वीट की गई थी। अच्छा, इसमें हमने यूक्रेन की बात की है, तो ये आप रेड एरो देख पा रहे हैं यहाँ पर। यूरोप में ये बिल्कुल रूस के साथ जो में टच है, यहाँ पर यूक्रेन है। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। करेंसी यूक्रेनाई रिविन्या है। राष्ट्रपति जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की है। यूक्रेन और रूस के संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2014 में हुई थी। तो ये थी यूक्रेन से सामान्य जानकारी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। एथलेटिक्स दिवस के बारे में जानते हैं। साल 1966 में विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF के अध्यक्ष प्रीमो नोबियोलो द्वारा की गई थी। IAAF एक विश्व एथलेटिक्स महासंघ और एथलेटिक्स के क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना 1912 में हुई थी। तो ये आप इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सिलहट डिवीज़न के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ऑप्शन ए, बांग्लादेश के बीच हाल ही में सिलहट डिवीज़न के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। जानते हैं पूरी जानकारी। ये आप देख पा रहे हैं बॉर्डर हाट है, इस तरीके से बनाया गया है दोनों देशों की सीमाओं के बीच। प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री इमरान अहमद और सिलहट में भारतीय उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से हाट का उद्घाटन किया, जो भारत के मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स और सिलहट के बोलागंज के बीच स्थित है। उच्चायुक्त जायसवाल ने कहा कि स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों को हाट का लाभ होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत में रिश्तेदारों के साथ बांग्लादेशियों को बिना वीज़ा के उनसे मिलने की परमिशन दी जाएगी, मिलने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अर्ध सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के उद्देश्य से विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC ने। ऑप्शन सी किसने की है? HDFC ने। HDFC के बारे में जानते हैं। HDFC बैंक की जो स्थापना है वो अगस्त 1994 में हुई। संस्थापक जो हैं वो बीबू वर्गीज हैं। मुख्यालय मुंबई भारत में है। चेयरमैन जो हैं इसके CM वासुदेव हैं और प्रबंधक निदेशक जो हैं
वो आदित्य पुरी हैं। तो ये थी HDFC बैंक से सामान्य जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है रेड क्रॉस दिवस जो मनाया गया है वो 8 मई को मनाया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 मई। रेड क्रॉस दिवस के बारे में जानते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस हेनरी डुनेंट की जयंती का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति IRC की स्थापना की थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डुनेंट, हेनरी डुनेंट थे। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रदानकर्ता कौन है? शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी। शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी स्वीडन में है। धनराशि जो दी जाती है, 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाते हैं। और प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार या किसी भी पुरस्कार की जब भी कोई बात आएगी तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे रूटीन में आती रहेंगी ये चीज़ें। अच्छा, हमने इसमें स्वीडन की बात की है। तो वर्ल्ड मैप में देखें आप, ये रेड एरो है, यहाँ पर स्वीडन है। तो स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोल्म है और करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन में राजतंत्र है इसलिए वहाँ पर राजा है। तो वर्तमान में जो राजा हैं वो कार्ल 16 गुस्ताफ हैं। प्रधानमंत्री जो हैं स्वीडन के वो उल्फ क्रिस्टर्सन। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में किया है। अच्छा, हेरिटेज सेंटर के बारे में जान लेते हैं। इस हेरिटेज सेंटर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत की गई है, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर भी मौजूद थी। 17,000 वर्ग फुट में फैला यह भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज है और विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को दर्शाता है। इस हेरिटेज सेंटर में 1965, 1971 कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले को चित्र और यादगार के माध्यम से दर्शाया गया है। अच्छा, हमने इसमें चंडीगढ़ की बात की है। तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब की राजधानी है। भारत के नक्शे में आप देख पा रहे हैं पंजाब। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब में वर्तमान में जिलों की संख्या जो है वो 23 है। अच्छा, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 8 हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली व दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये आप एक बार अच्छे से देख लें। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली व दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
प्रवीण चित्रवेल जो हैं कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से हैं। और इनका जन्म है जो वो 5 जून 2001 को हुआ है। 5 जून 2001 को इनका जन्म हुआ है और ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में के शैलजा की आत्मकथात्मक कृति माई लाइफ एज ए कामरेड का विमोचन हुआ है। यह किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के शैलजा जो हैं वो केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। अच्छा, हमने केरल के बारे में बात की है, तो भारतीय मानचित्र में देखें, ये यहाँ पर केरल है, कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमा बनाता हुआ केरल है। और केरल के जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री जो हैं पिनाराई विजयन है। राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है। जिलों की जो संख्या है केरल में 14 जिले हैं। तो ये थी केरल से सामान्य जानकारी। अच्छा, कल के लिए आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब बनाया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।